नाज़रीन कराम, दुनिया भर के अंदर आज कुछ ममालिक में ईद का दूसरा दिन है और कुछ ममालिक में ईद का पहला दिन। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो लड़ाई है वो 22वें दिन भी जारी है। ईरान ने आज जो सरप्राइज दिया है वो दुनिया भर के लिए हैरान कुन है। पूरी दुनिया को यह पता था कि ईरान के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है, लेकिन ईरान ने आज एक ऐसी जगह पर हमला किया है जो ईरान से 4500 किलोमीटर दूर थी। वहां पर जाकर ईरान ने हमला किया है और इस हमले के बाद अमेरिका, बरतानिया, पूरे का पूरा यूरोप, इसराइल और सारे के सारे वो ममालिक जो ईरान के खिलाफ हैं उनके कान खड़े हो गए। उनको अब समझ नहीं आ रही कि ईरान ने यह कैपेबिलिटी कैसे हासिल की है, ईरान के पास यह टेक्नोलॉजी कैसे आ गई है कि ईरान के ऊपर तो पाबंदियां थी, दुनिया से ये कुछ चीज ले नहीं सकते थे, ना दुनिया को कुछ दे सकते थे, तो इन्होंने 4500 किलोमीटर दूर मार करने वाले मिसाइल आखिर किस तरीके से बना लिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो ये दावे करते रहे कि हम ये जंग जीत चुके हैं, हमने ईरान की बहरिया को खत्म कर दिया है, हमने ईरान की आर्मी को खत्म कर दिया है, हमने ईरान की मिसाइल फैसिलिटीज को भी खत्म कर दिया है। और ईरान ने ईद के ऊपर जो सरप्राइज इनको दिया है, अब ये सोच रहे हैं कि भाई इसका तोड़ किस तरीके से निकाला जाए, ईरान को रोका कैसे जाए। ईरान की जानिब से एक वीडियो भी जारी की गई है जिसमें बाकायदा तौर पर यह देखा जा सकता है कि पहाड़ों के करीब से ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है। वो वीडियो भी बहुत ज्यादा परेशानी का बायस है कि ईरान ने कहां कहां पर अपने मिसाइल लॉन्चर जो है वो डिप्लॉय कर रखे हैं। इसके अलावा एक बड़ी खबर आई है, बाकायदा तौर पर एक आलमी जरीदे ने कह दिया कि ये जो लड़ाई है जिसके बारे में शुरू में अंदाजा लगाया गया था कि 2 3 4 दिन या मैक्सिमम एक हफ्ता उसके बाद इसको रैप अप कर लिया जाएगा, लड़ाई को खत्म कर दिया जाएगा और अमेरिका अपनी विक्ट्री जो है वो डिक्लेयर कर देगा कि हम जीत गए हैं। अब इस लड़ाई को 3 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं और चौथे हफ्ते के अंदर यह लड़ाई दाखिल हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल के अंदर इस लड़ाई का कुछ भी नहीं, यानी कि उसके हाथ से यह लड़ाई बाकायदा तौर पर निकल चुकी है। ईरान के वजीर खारजा और ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर है मुजतबा हसन खामनाई, जिनके बारे में कहा जा रहा था जी वो सामने नहीं आ रहे, वो कहां पे हैं, उनके भी अहम तरीन बयानात और जो मुतालबात हैं वो आ गए, वो भी आपको बताता हूं। ईरान का जो तेल है उसके ऊपर से अमेरिका ने 30 दिन के लिए पाबंदी हटा ली है। पाकिस्तान को भी इस हवाले से सोचना चाहिए, यह भी आपको बताता हूं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो बयान दिए इंतहाई अहम है, वो भी आपके सामने रखता हूं। और इसके अलावा एक बड़ी खबर यह है कि मिडल ईस्ट के सामने अमेरिका ने 2 शराइत रखी। अमेरिका ने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम ये जंग जारी रखें तो हमें $5 ट्रिलियन दो, यानी कि 5000 अरब डॉलर, और अगर आप ये चाहते हैं कि हम इस जंग से निकल जाएं तो फिर आप हमें $2.5 ट्रिलियन यानी कि 2500 अरब डॉलर दें। तफसीलात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त जो करंट ताजा तरीन सूरत हाल है वो क्या है। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेशन का यह सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। और जो हमारे भाई बहनें हमें फेसबुक और टिकटॉक के ऊपर देखते हैं उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत मोहब्बत देते हैं। चंद घंटों के अंदर जो वीडियो है वो लाखों लोगों तक पहुंचती है, मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचती है। कुछ हमारी रील्स और वीडियोस ऐसी भी हैं जो 5-5 मिलियन लोगों तक पहुंची हैं, तो ये सिर्फ आप लोगों की वजह से, ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लाइक करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं और शेयर करते हैं, और जैसे आप ये करते हैं तो ये बाकी लोगों तक भी पहुंचती है, बाकी लोग भी अपनी राय का इजहार करते हैं। तो वंस अगेन आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह ये पूरी कोशिश करूंगा, हमेशा से ये कोशिश रही है कि जो भी अपडेट्स होती हैं वो जल्द अज जल्द आप लोगों तक पहुंचाऊं। अब जो आज के अपडेट्स हैं, कुछ खबरें पाकिस्तान के अंदर से भी हैं, वो मैं आपके सामने रख दूं और फिर ये मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है ये आपके सामने रखता हूं। इमरान खान के हवाले से एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर है। इमरान खान की आज ईद का पहला दिन था पाकिस्तान के अंदर। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आप यकीन करें है तो ईद का मौका, लेकिन दिल इस वजह से दुखी है कि पूरे आलम इस्लाम को खड़ा होना चाहिए था ईरान के साथ, लेकिन आलम इस्लाम ईरान के साथ नहीं खड़ा। तो मेरी तरफ से हर मेरे उस भाई को, उस बहन को बहुत बहुत ईद मुबारक जो ईरान के साथ खड़े। और इस ईद के मौके के ऊपर हम उनके लिए दुआ करते हैं, ईरान के लिए, उनके शोहदा के लिए, कि अल्लाह ताला उनके शोहदा के दर्जात को बुलंद फरमाए और ईरानियों को अल्लाह हिम्मत और ताकत अता फरमाए। और पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से जो कुछ हुआ, एक मुलाकात हुई और उसके बाद जो उलमा कराम, अहले तशरीह हज़रात, उन्होंने जो बातें की बड़ी सख्त, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान के हवाले से यह खबर है कि उनके बेटों के साथ बात करवा दी गई है और इमरान खान के जो बेटे हैं कासिम, उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम दिया है। इमरान खान ने कहा कि मेरे पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से ईद मुबारक दे देना, यानी कि ईद मुबारक इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को दी है। अब जरा आगे आ जाए जी। पिछली लाइव के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक मुलाकात हुई है, जो अहले तशरीह हजरात हैं, हमारे भाई हैं, उनके उलमा कराम की मुलाकात हुई है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के साथ। और जैसे ये मुलाकात हुई
मुलाकात के बाद बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर लिखा कि मुलाकात बड़ी तलख रही, इस मुलाकात के अंदर बड़ी सख्त बातें की। बहरहाल उसके बाद दो तरीके थे कि या तो वो उलमा कराम बिल्कुल आराम से बैठ जाते, किसी किस्म की कोई बात बाहर ना निकालते कि उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ, और या वो उलमा कराम खुल के बता देते। तो कल रात को तकरीबन 5 से 6 उलमा कराम ने बाकायदा तौर पर अपने वीडियो बयान जारी कर दिया कि वो मुलाकात किस माहौल के अंदर हुई, उस मुलाकात के अंदर कैसी तलखी थी, उस मुलाकात के अंदर हमें क्या क्या कहा गया कि अगर ईरान से ज्यादा मोहब्बत है तो आप ईरान चले जाएं और फलां फलां ये सारी चीजें होंगी। सऊदी अरब के साथ हमारी डिफेंस डील है, अगर कोई मसला होता है तो हमें अपनी पोजीशन जो है वो लेनी होगी। ठीक है जी। अब आज का जो ईद का पहला दिन था, आज तकरीबन कोई 10 से 20 उलमा कराम ऐसे हैं जिनका बड़ा सख्त और जारहाना मौकफ सामने आया है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह हैं, उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि पूरी पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश है कि शिया सुन्नी मुत्तहिद हो जाएं, पाकिस्तानी अवाम का दिल बड़ा है। देखिए मैं एक चीज आपको बताऊं, एक बुजुर्ग थे, एक अल्लाह वाले थे, उनसे किसी ने सवाल पूछा कि आप बताएं आपका फिरका कौन सा है, आपका मसलक कौन सा है, आप क्या है इस्लाम के अंदर, किसको आप फॉलो करते हैं, किस तरफ आप। उन्होंने जो जवाब दिया था ना, क़यामत तक हर मुसलमान का वही जवाब होना चाहिए जब कभी कोई आपसे पूछे कि आपका फिरका कौन है, क्योंकि अल्लाह तो कहता है कि तफरकों में मत पड़ो और मेरी रस्सी को मजबूती से थामे रखो। लेकिन इन लोगों ने, ये जो आलमी साजिशें ये तैयार करते हैं अमेरिका और ये सारे के सारे, इनके पास एक ही हथियार है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाओ, फिरके बनवाओ इनके दरमियान, इधर से भी शायद हो इधर से भी शायद हो, ये आपस में लड़े। जब उस बुजुर्ग से पूछा गया ना कि आपका फिरका कौन है, तो उसने कहा कि करबला के मैदान के अंदर जो कुछ हुआ उसके बाद मुसलमानों में सिर्फ 2 फिरके हैं, 2 ग्रोह हैं, 2 पार्टीज हैं। एक फिरका है हुसैनी फिरका और दूसरा फिरका है यजीदी फिरका। तो अब हम सब ये सोचे कि हम किस तरफ हैं, हम कौन सी सोच रखने वाले हैं। हम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ खड़े हैं, जिन्होंने जालिम का डट कर मुकाबला किया, जिन्होंने जालिम के हाथ के ऊपर बैत नहीं की, खुद शहीद हो गए, अपना सारा कुंबा शहीद करवा दिया और क़यामत तक के लिए वो अमर हो गए। उन्होंने अपने आप को जिंदा कर दिया और दीन इस्लाम को उन्होंने बचा लिया। और क्या ही खूब कहा कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बिल्कुल ठीक कहा गया, इस्लाम वाकई हर करबला के बाद जिंदा होता है, वरना वहां पर तो जो हाकिम था उसकी तो पूरी ये कोशिश थी कि मैं इस्लाम को वैसे बना दूं जैसे उसकी मर्जी थी। लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब के प्यारे नवासे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहां पर एक ऐसा कारनामा सारंजाम दिया, ऐसी कुर्बानी दी जिसकी मिसाल तासुब हो क़यामत तक दी जाएगी। तो ये जो लोग फिरकों के अंदर पढ़ते हैं ना, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि उम्मत मुसलमा के जो जवाल का सबसे बड़ा सबब है वो यही है कि हम फिरकों के अंदर बटे हुए हैं, हम ग्रोहों के अंदर बटे हुए हैं, हम मुत्तहिद नहीं हैं, हम एक जगह पर नहीं है। मैं अक्सर ये बात कहता होता हूं कि एक अल्लाह को मानकर, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानकर, और बाकी जो हमारी बेसिक फाउंडेशंस हैं, यौम आखिरत पर यकीन रखना, अल्लाह के नबियों पर यकीन रखना, अच्छी बुरी तकदीर के ऊपर यकीन रखना, जन्नत और दोज़ख के ऊपर यकीन रखना, इन बेसिक फाउंडेशंस को मानकर जब तक मुसलमान एक झंडे तले इकट्ठे नहीं होते, इनकी जलालत दुनिया के अंदर होती रहेगी, छितर इनको पढ़ते रहेंगे। वो देख लें इन्होंने कब तक खाने। सारे के सारे जो हुक्मरान है, अवाम तो बेचारी हमेशा हक के साथ खड़ी होती है, अवाम ऐसे रगड़ी जाती है दरमियान में। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो अहले तशी हजरात हैं, उनके उलमा कराम का बड़ा सख्त मौकफ आया है और पाकिस्तान की सारी अवाम जो है वो उनको सपोर्ट, आप सोशल मीडिया उठाकर देखें, हर तरफ उनके बयान हैं और अवाम जो है उनको सपोर्ट कर रही है। अवाम कह रही है जी बिल्कुल हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए और हर सूरत खड़ा होना चाहिए। अब आगे आ जाए जी, एक और खबर है, ये भी पाकिस्तान से थोड़ी सी कनेक्टेड है। अमेरिका ने 30 दिन के लिए ईरान के तेल पर जो फरोख्त पर पाबंदी थी वो पाबंदी खत्म कर दी। अब वैसे होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए और ईरान से जाकर हम भी तेल बाय करें, ज्यादा करें। आप यकीन करें, ईरान से तेल खरीद कर पाकिस्तान की हुकूमत महंगे से महंगा तेल भी बेचे ना, कि बहुत महंगा तेल पाकिस्तानी हुकूमत बेच रही है, तो 50 रुपए लीटर होगा, 50 रुपए लीटर। वरना अगर नॉर्मली ये बेचे तो 14-15 रुपए लीटर भी हम ईरान से तेल लेकर बेच सकते हैं अगर हमारी हुकूमत कुछ ऐसा करना चाहे तो। लेकिन मसला ये है कि जब आप ले हूं अमेरिका के, तो फिर आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, आपको सब कुछ अपने माई बाप की मर्जी से करना पड़ता है। आगे आ जाए जी, आज की जो अहम तरीन और बड़ी खबर है जिसने ना सिर्फ अमेरिका इसराइल बल्कि पूरे के पूरे यूरोप को वर्ता हैरत के अंदर डाल दिया। इनको समझ नहीं आ रही कि ये हो कैसे गया। ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके हवाले से पूरी दुनिया जानती है। जो डिक्लेयर टेक्नोलॉजी है ईरान की, दुनिया भर के अंदर जो टेक्नोलॉजी है ना, ये स्पेशली किसी के पास कोई फाइटर जेट है, कोई टैंक है, कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स हैं, तो बाकायदा तौर पर डिक्लेयर्ड होती हैं कि भाई इनका इतना इतना एरिया, इनकी इतनी रेंज है, ये इस कैपेसिटी के अंदर जाकर अटैक कर सकते हैं। तो ईरान की जो डिक्लेयर टेक्नोलॉजी है ना, वो ये है कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं जो मैक्सिमम 2000 किलोमीटर तक जाके वो अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं। लेकिन अब ईरान ने जो काम किया है उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ गई है। ईरान ने एक जगह पर इंडियन ओशन में, यानी कि ये जो बहरा हिंद है, वहां पर एक बरतानिया का बहरी बेड़ा है जिसका नाम है
डियागो गार्शिया इसका नाम है, वहां पर ईरान ने 2 मिसाइल फायर किए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल। और पता ये रेंज कितनी बनती है? तकरीबन 4500 किलोमीटर रेंज बनती है। इस रेंज के ऊपर जाकर ईरान ने 2 मिसाइल फायर किए हैं। एक को इंटरसेप्ट कर लिया गया है और दूसरा कहीं करीब गिरा है वहां पे। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा लें कि ईरान ने अगर उनको हिट किया है तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा यूरोप ईरान के मिसाइलों के ऊपर है। अगर किसी ने कोई चूं चरा की, किसी ने कोई इधर उधर हिलने की कोशिश की, तो ईरान फिर वाज़ेह तौर पर खड़ा है कि भाई हमारे मिसाइल जो है वो आपके पास आएंगे, हम फिर किसी को भी नहीं छोड़ेंगे अगर किसी ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की। ईरान ने इसराइल के ऊपर अब तक का कलेक्टिवली अगर हम देखें तो 72वां मिसाइल राउंड फायर कर दिया। ठीक है, आज ये फायर किया है, यानी कि 72वीं मरतबा उन्होंने अपने लॉन्चर से मिसाइल ईरान की तरफ, इसराइल की तरफ फायर किए हैं। और ये वो ईरान की पावर है जो दुनिया अभी तक देखकर बड़ी हैरान है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कई दफा ये दावा किया कि ईरान की मिलिट्री, ईरान की बहरिया, उनकी मिसाइल फैसिलिटीज, उनकी एटॉमिक फैसिलिटीज हमने तबाह कर दी हैं, ये हो गया वो हो गया। लेकिन ईरानी तो ठुकाई कर रहे हैं, नो डाउट ईरानियों का भी बड़ा नुकसान हो रहा है, उनके ऊपर भी बड़े हमले हो रहे हैं। लेकिन ईरान ने अपना सिस्टम इस तरीके से बनाया हुआ, उनको पता था, आज से 25-30 साल पहले उनको पता था कि जब हमारी इनके साथ लड़ाई होनी है तो हमारी क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए और उनकी क्या कैपेबिलिटीज है, इसराइल की और अमेरिका की क्या कैपेबिलिटीज हैं, वो कहां कहां पर जाकर बमबारी कर सकते हैं, कैसे वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लड़ाई के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो अपने दुश्मन को स्टडी करना होता है, अपने दुश्मन की ताकत और कमजोरी को समझना होता है कि मेरे दुश्मन की ताकत क्या और मेरे दुश्मन की कमजोरी क्या, मैंने अपने दुश्मन की ताकत से अपना दिफा कैसे करना है और अपने दुश्मन की कमजोरी को देखते हुए मैंने उसको नुकसान कैसे पहुंचाना है। ये जंग के बेसिक रूल्स हैं। तो ईरान ने इस चीज का खुसूसी तौर पर ख्याल रखा और अभी तक ईरान जो है इसमें बाकायदा तौर पर कामयाब हो रहा है। इसके अलावा एक और खबर यह है कि ईरानी फौज ने अमेरिका के F-35 तैयारी के बाद इसराइल का जंगी जहाज F-16 उसको निशाना बनाने का भी ऐलान किया है। और इसराइल ने इसका इतराफ भी किया कि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने नुकसान का इतराफ नहीं किया। ईरान ने कह दिया कि हमने निशाना बना दिया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अभी तक की अगर हम सारी की सारी रिपोर्ट देखें ना, तो सिर्फ अगर मुत्तहदा अरब अमारात की बात करें, मेरी अभी थोड़ी देर कबल जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तकरीबन 1 घंटा कबल मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं दुबई के अंदर, मेरी उनसे फोन पे बात हो रही थी, वीडियो कॉल पे। तो मैंने कहा हाँ भाई सुनाओ क्या हालात है। आप यकीन करें उसने दूसरे फोन से मुझे स्क्रीन दिखाई, कहता ये देख लो अभी अलर्ट आया कि ईरानी मिसाइल आ सकते हैं। कहता है कि इस तरीके से हमें फोन के ऊपर अलर्ट आ जाता है कि भाई सारे जो है ना अपना बंदोबस्त कर लें। ठीक है, तो इस वक्त तक मुत्तहदा अरब अमारात पर ईरान की जानब से 356 ईरानी मिसाइल और 1748 ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो चीज है, ये मुत्तहदा अरब अमारात ने ये नंबर्स खुद दिए हैं, ये ईरान ने नहीं दिए, ये नंबर्स मुत्तहदा अरब अमारात ने खुद दिए हैं कि 356 ईरानी मिसाइल और 1748 ड्रोन तैयारों का सामना जो है वो मुत्तहदा अरब अमारात को करना पड़ा है। आप अंदाजा लगाएं, अगर 1748 ड्रोन उन्होंने सिर्फ मुत्तहदा अरब अमारात के ऊपर ही मार दी हैं, तो उनके पास कितना जखीरा होगा ईरान के पास इनका। आगे आ जाए जी। राइटर्स ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है इस लड़ाई के हवाले से, वो इंकशाफ मैं आपके सामने रखता हूं। आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सब टैप जरूर कर दें, वीडियो पर टैप जरूर कर दें, और जहां जहां से आप हमें देख रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं, बराह करम अपना नाम, अपने शहर का नाम या अपने मुल्क का नाम जो है वो जरूर लिख दें, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो भाई हैं, हमारी बहनें हैं, वो कहां से हमारे साथ कनेक्टेड है। राइटर्स ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी इस वक्त जो ईरान जंग की सूरत हाल है वो डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर बाहर हो गई। उन्होंने कहा इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जो सबसे ज्यादा कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से जो पेट्रोल की प्राइस दुनिया के अंदर बढ़ रही है उसको रोका जाए, और डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा परेशान है, जो उसके इत्तेहादी उससे दूर हो गए, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी भी सूरत डर रहे हैं, खौफ महसूस कर रहे हैं कि कहीं उनको अपनी फौजें ईरान के अंदर तैनात ना करनी पड़ जाएं। वो चाहते हैं कि ये काम उनके इत्तेहादी करें, लेकिन उनके इत्तेहादी एक एक करके पीछे हट गए हैं, चाहे वो नेटो हो या चाहे दूसरे मालिक हो। नेटो के अंदर जो यूरोपियन ममालिक हैं, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो स्पेन है, ये सारे के फिनलैंड है, सारे के सारे जो है वो पीछे हट गए हैं कि नहीं भाई हम जो है वो ये काम नहीं कर सकते। अब द इकोनॉमिस्ट के अंदर बाकायदा तौर पर ये आर्टिकल छपा। उन्होंने कहा जी अमेरिकी सदर ने जो इलेक्शन ये लड़ा और जो इलेक्शन वो जीता, वो इस बेस के ऊपर जीता था कि भाई वो जंगें नहीं लड़ेगा और महंगाई को कम करेगा, कीमतें नीचे लाएगा। लेकिन ट्रंप पहले दिन से ही, जब से वो मसनद के ऊपर बैठा है, वो अपने वादों को तोड़ रहा। और अभी ना पिछले 1-2 दिन से अमेरिका के जो साबिक सदर है जॉर्ज बुश, उनकी जो एक वीडियो है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। उन्होंने बयान दिया था जो इराक के अंदर लड़ाई जंग शुरू हुई थी उस वक्त, उन्होंने कहा था बस ये 1 हफ्ते का काम है और ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, और फिर कई साल तक वो लड़ाई जारी रही। अफगानिस्तान के अंदर आए थे इस भरम के साथ, ठीक है, कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और अफगानिस्तान के अंदर भी जो हाल हुआ था अमेरिका का वो हम सब के सामने है। आगे आ जाए जी। जो उन्होंने कहा था ना जॉर्ज बुश ने, उन्होंने नंबर जो दिया था दिनों का,
उन्होंने तकरीबन कोई 1.5 महीना कहा था जी, कोई 6 हफ्ते लगेंगे, 6 हफ्तों के अंदर जो है वो जंग ये खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर हमने देखा कि तकरीबन 2 दहाइयों तक जो है वो जंग जारी रही, और डोनाल्ड ट्रंप को भी लगता था कि ये जंग वो बड़ी जल्द खत्म कर लेंगे, लेकिन वो ये जंग अभी तक लड़ रहे हैं और खत्म करने के अंदर कामयाब नहीं हो रहे। और ईरान शुरू दिन से ये चाहता था कि अगर अमेरिका ये जारियत करता है, अमेरिका ईरान के खिलाफ हमला करता है, तो ईरान ये चाहता था कि ईरान अमेरिका को लंबी जंग में घसीट कर लेकर आएगा। हालांकि ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उनके सुप्रीम लीडर जब वो शहीद हो गए, सुप्रीम लीडर के बाद उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अली लारजानी, वो शहीद हो गए, उनकी इंटेलिजेंस के चीफ शहीद हो गए, पासदारान इनकलाब के अहम अहम लोग शहीद हो गए, पीछे देखें तो तकरीबन 4 से 5 उनके आर्मी चीफ वो शहीद हो गए। लेकिन फिर भी उनका अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है कि वो किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने कुछ भी सेंट्रलाइज नहीं रखा, यानी कि उन्होंने ये नहीं किया कि सारी की सारी पावर जो सारे के सारे जो इख्तियार आते हैं वो किसी एक बंदे के हाथ में नहीं, उन्होंने डिवाइड किया हुआ। मिसाल के तौर पर 32-33 तकरीबन ईरान के सूबे हैं, तो हर एक की अपनी अपनी कमांड है, हर कोई अपने अपने हिसाब से जो है वो जवाब देता है, कार्रवाइयां करता है। आगे आ जाए जी, जोए केंट जो कि अमेरिका के अंदर नेशनल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने शाम के अंदर दाश और अलकायदा को बाकायदा तौर पर सपोर्ट किया। जब वो ताकतवर हो गए तो अमेरिका ने उसी के खिलाफ अपनी फौजें भेजी, जिसमें मेरी बीवी भी थी जो वहां पर मारी गई। ये जोए केंट है जी, जो अमेरिकन नेशनल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे, और खुद भी ये फौजी रहे हैं। इन्होंने आर्मी के अंदर काफी साल सर्व किया है, और इसकी बीवी जो है वो वहां पर जहां अमेरिका ने फौज भेजी थी, उन्होंने कहा कि वहां पर वो मारेगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका वहां पर बाकायदा तौर पर मलेशिया ग्रुप्स को जो है वो ताकत देता था और फिर उनको खत्म करता था। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि इसराइल मशरक़ वस्ता में हमारी पॉलिसी बनाता है और हमें बेजा जंगों के अंदर मारवा रहा है। मजीद कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम इसराइल से जान छुड़ाएं और ईरान के खिलाफ जारी जंग को खत्म करें, मुज़ाकरा करें, वरना यूं ही हम जो है वो मरते रहेंगे। ये कोई आम बंदा नहीं कह रहा, ये जोए केंट अमेरिकन काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, बाकायदा तौर पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। इसके अलावा एक और इंतहाई अहम और बड़ी खबर यह है कि ईरान के बढ़ते हमलों के पेश नजर जो नेटो का इत्तेहाद है, जो नेटो का मिशन था इराक के अंदर, उसको वहां से निकाल लिया गया, वो वहां से एवैक्यूएट कर गए हैं। ठीक है जी, वो उधर से एवैक्यूएट कर गए हैं। इसके अलावा जी रिपब्लिकन एक उम्मीदवार है जो उनकी पार्लियामेंटेरियंस हैं, नैन्सी मैकी, उन्होंने एक ट्वीट किया। वो कहती हैं जी, एक तरफ तो ईरान के ऊपर बॉम्बिंग हो रही है और दूसरी तरफ ईरान के ऑयल के साथ ट्रेड भी डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं कि ठीक है जी, ईरान की ऑयल के साथ जब आप ट्रेड भी करें तो ये फिर आप देख लें कि ये नेक्स्ट लेवल किस्म की मुनाफकत है जो हो रही है। रशिया की जानब से जो रशियन सदर हैं प्यूटन, उन्होंने बड़ा खुलकर बयान दे दिया। उन्होंने ईरान की मुकम्मल तौर पर हमायत की है, ऐलान कर दिया है, और उन्होंने कहा जी हम ईरान के साथ खड़े हैं। यह भी कहा जी तेहरान मास्को का वफादार दोस्त और काबिल इत्तेमाद साथी है। यह रशिया की जानब से बाकायदा तौर पर कह दिया गया। जब यह लड़ाई शुरू हुई थी ना, मैंने उसी वक्त आपको कह दिया था कि यह लड़ाई सिर्फ ईरान, इसराइल और अमेरिका की नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा रूस और चीन का भी है। और अल्लाह ना करे अगर ईरान को शिकस्त होती है तो ये शिकस्त ईरान को नहीं होगी, ये चाइना को भी होगी फिर। इसलिए चाइना और रशिया चाहते हैं कि भाई हम हर सूरत यहां इस खित्ते में किसी भी सूरत अमेरिका को ना आने दें। इनफैक्ट वो तो ये भी चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका निकल जाए, ये अमेरिका ये खित्ता बिल्कुल खाली करे। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। ओमान के एक वजीर ने बीबीसी अरबी के ऊपर एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप ने खलीजी ममालिक को यह कहा है कि अगर ईरान के खिलाफ जंग जारी रखनी है तो फिर 5 ट्रिलियन डॉलर जो है वो हमें दो। अगर ये जंग जारी रखनी है तो ये जो खलीजी ममालिक है, जो मिडिल ईस्ट है, जिसमें मुत्तहदा अरब अमारात है, सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, ये सारे के सारे 5 ट्रिलियन डॉलर, इनके 5,000 अरब डॉलर जो देंगे किसको? अमेरिका को, अगर ये जंग जारी रखनी है। और अगर इस जंग को खत्म करना है तो इसके एवज तकरीबन 2.5 ट्रिलियन डॉलर भत्ता जो है वो अमेरिका मांग रहा है। ये उस वजीर ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। देखते हैं कि आगे इस हवाले से क्या होता है। मुसलमान मुल्कों को अब जरा समझ जाना चाहिए कि इनके साथ क्या हो रहा है और इनके साथ क्या किया जा रहा है, और मुसलमानों को कलेक्टिवली कैसे कमजोर किया जा रहा है। दुबई के हवाले से राइटर्स ने एक बहुत बड़ी खबर दी है कि दुबई में जो प्रॉपर्टीज की कीमतें हैं वो बाकायदा तौर पर गिर गई हैं, प्रॉपर्टी की कीमतें कम हो गई हैं इस सारी सूरत हाल की वजह से। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची की जानब से एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट आई है। उन्होंने बरतानिया की अवाम और उनको कहा, बरतानिया की अवाम को कहा है कि इसराइल और अमेरिका ये जो जंग लगी हुई है इसमें आपकी जो अवाम है वो आपके मुखालिफ है। उन्होंने बरतानवी वजीर आजम को इस जंग में शामिल होकर खुद को और बरतानवी फौज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के मुतरादफ करार दे दिया कि अगर आप इस जंग के अंदर शामिल होंगे आप अपने आप को भी नुकसान पहुंचाएंगे, अपनी फौज को भी नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर बरतानिया अमेरिका को अड्डे देगा तो ईरान अपने दफा के लिए उनको टारगेट करेगा। और ये जो ईरान ने इंडियन ओशन के अंदर जाकर डियागो गार्सिया के ऊपर हमला किया है, वो जो बेस है वो यूके ओन्ड बेस है, उसका मालिक यूनाइटेड किंगडम है, ये उनकी ओवरसीज बेस है। वहां पर अमेरिका जो है शेयरिंग कर रहा था, तो वहां पर जाकर ईरान ने 4000
500 किलोमीटर दूर जाकर ईरान ने उनको निशाना बनाया। आप अंदाजा लगा लें, और इनकी आंखें जो है वो फटी की फटी रह गई। चीन के एक जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर जियांग, जिनके इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो तज्जिए बहुत ज्यादा वायरल हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ जाकर वो पॉडकास्ट कर रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी खतरनाक किस्म की बात की है। उन्होंने कहा जी इसराइल इस वक्त ये चाहता है कि उनकी बाकायदा तौर पर एक बड़े हिस्से के ऊपर हाकिमियत कायम हो, ग्रेटर इसराइल वो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी वो हर सूरत थर्ड टेम्पल भी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो अब आखिरी मरहले के अंदर है। उन्होंने यह भी कहा कि मुबैना तौर पर मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाई जारी है, ताकि मस्जिद अक्सा की जो बेस है नीचे उसको कमजोर किया जाए और बाद में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए। ईरानी मिसाइल वहां पर गिरने का कहा जाए कि ईरान ने हिट किया और वो गिरे मस्जिद, और उसके बाद ये वहां पर थर्ड टेम्पल बनाए। और अब से थोड़ी देर पहले की खबर यह है कि मस्जिद अक्सा के थोड़ा करीब यानी कि उस इलाके के अंदर एक ईरानी मिसाइल गिरा, ये इसराइल की जानब से बताया जा रहा है। तो ये बिल्कुल उन्होंने इस मिसाइल गिरने से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं। मजीद उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी ईरान इस जंग के अंदर होने वाले नुकसान को हर सूरत पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि अब नए हुर्मुज़ के अंदर से गुजरने वाले हर जहाज के ऊपर ईरान 10% टैक्स लगाएगा, और उनसे ईरान जो है वो डॉलर लेगा, और एक साल के अंदर ईरान का जो रेवेन्यू होगा वो तकरीबन 800 अरब डॉलर होगा। मैंने आपको बताया था 2-3 दिन पहले कि असल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये जो एनर्जी लाइफ लाइन है ना, अब नए हुर्मुज़ और बाबुल मंदब, इनके ऊपर कंट्रोल, इनके ऊपर कब्जा करने की ये लड़ाई, एक हिस्सा ये भी है, एक मोटिव ये भी है, इनके ऊपर कब्जा किया जाए। क्योंकि ईरान ने अगर अब इस लड़ाई में पीछे ना हटा और कब्जा कर लिया तो फिर जो जो गुजरेगा उसको भाई टैक्स देना पड़ेगा, ईरान तो नहीं छोड़ेगा। और एक साल के अंदर अगर ईरान 800 अरब डॉलर कमा लेगा तो अंदाजा लगाएं कि ईरान की फिर इकोनॉमी कहां पे जाएगी। हम जो है वो 2-3-4 अरब डॉलर के लिए हम जाकर नाक की कीड़े नकार रहे होते हैं कि हमें ये दे दो, और हमें वो भी आगे से जो है वो नहीं मिलते टाइम से। आगे आ जाए जी, ईरानी फौज के जो तर्जमान है उन्होंने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो मैं आपके सामने रख दूं। उन्होंने कहा जी ईरान अगरचे जख्मी है, मगर ये जख्म उसे जालिम दुश्मन से लड़ने की ताकत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने दुश्मन को कारी ज़रब लगाई है, उसके अड्डे फौजी तंसीबात तबाह कर दी हैं, अगर वो जंग जारी रखेगा तो मजीद तबाही देखेगा। बच्चों, औरतों और मजलूमों के कातिल जालिम सेहूनी वजूद को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये जो हमारे बच्चों के ऊपर अटैक करते हैं, ईरानी फौज के तर्जमान ने ये अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ईरान के जो सदर हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, हम किसी भी सूरत उनके साथ जंग नहीं चाहते और ना हम वहां पर हमला करना चाहते। उन्होंने कहा कि हमारा जो गद्दार दुश्मन है वो मुसलमानों को आपस के अंदर लड़वाना चाहता है। इसके अलावा ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा हसन खामनाई, उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि तुर्की और सल्तनत ओमान के ऊपर ईरान ने किसी किस्म का कोई हमला नहीं किया। यह वाज़ेह तौर पर उन्होंने बता दिया है कि जी हमने ये हमला ना तुर्की के ऊपर किया है और ना सल्तनत ओमान के ऊपर किया, और ईरान ने आज़रबाईजान के ऊपर भी हमला नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहां पर जो अमेरिकन बेसिस हैं यहां से ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, और ईरान ने जवाबन इनके ऊपर भी कोई हमला नहीं किया। तो जब आप किसी को जगह फराहम कर देंगे, मिसाल के तौर पर मेरा एक घर है और मेरा दुश्मन मेरे घर के सामने किसी को अड्डा दे दे कि ये आप जो है वो कर लें, इसके ऊपर अटैक करें, तो फिर तो मैं निशाना बनाऊंगा, फिर तो बड़ा आसान है। नाज़रीन किराम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ मौजूद हैं।